हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है 18 फेब और आज था फंक्शन सिराज वैली फंक्शन, जो मंडी कॉलेज है, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एक फ़ंक्शन होता है जहाँ मैं भी गई थी और मज़ा। ये फंक्शन है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, नए जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी पता लगे कि हमारी संस्कृति कैसी है, देव नीति है ना, देवी देवताओं को कितना मानते हैं, कैसे रीति रिवाज हैं और क्या हमारे कल्चर में है। हमारा रिच कल्चर है, बहुत रिच कल्चर। तो कैसे मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए, बचाने के लिए, है ना, ताकि इसका विकास चलता ही रहे, जो भी पीढ़ी आगे आती रहे उनको भी इसका नॉलेज हो। तो इसीलिए इस फंक्शन का आयोजन किया जाता है। बेसिकली ये पर्पज़ है इसका। तो मैंने पूरा जो भी वहाँ फंक्शन हुआ उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख लेना। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगता है कि सिराज वालों को सब जानते हैं। पहले का दौर ऐसा होता था जब हम कॉलेज में होते थे, हमारे टाइम पे यहाँ पे सिराज का नाम लिया ही नहीं जाता था किसी भी फंक्शन। जब से श्री जयराम ठाकुर जी सीएम बने उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सिराज के लोगों को महत्व दिया गया, सिराज के लोगों को माना गया और उसके बाद से ही सिराज जो है फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ किया गया और हर वर्ष मनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने। और कलाकार भी आए थे, मुख्य अतिथि आए थे। मुख्य अतिथि तो बहुत, मैं तो उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई, इतना अच्छा उनका भाषण रहा, ऐसा लग रहा था कि बस उनको ही सुनते जाएं। योगी सत्येंद्र नाथ जी, आप देखना अभी उनका भाषण मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आगे। और अभी मैं वापस पहुंच रही हूँ, शाम के लगभग 6:30 हो गए हैं। तो आप एंजॉय करो फंक्शन, मज़ा। कुलांत पीठ के प्रमुख अर्थात कुलांत नाथ है। महासिद्ध ईश पुत्र जी को 1 जनवरी 1986 के दिन उच्च हिमालय के शिखरों से उतरे एक अत्यंत उच्च कोटि योगी श्री सिद्ध सिद्धांत नाथ जी के द्वारा देव दीक्षा प्रदान की। सिद्ध सिद्धांत नाथ जी का पुण्य प्रताप है कि उन्होंने सत्येंद्र नाम के बालक को चुनकर महायोगी सत्येंद्र बनाया और स्थिति तक पहुंचाया और उन्हें यह पदवी दी और आज कुलांत पीठ के प्रमुख कुलांत नाथ की पदवी पर स्थापित है। महासिद्ध ईश पुत्र के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई, अनेकों उतार चढ़ाव आए, किंतु आप हिमालय पुत्र हैं, हिमालय की भांति अड़िग है, शांतिपूर्ण है और स्वयं में परिपूर्ण है। आज हम सभी का यह सौभाग्य है, हम सभी का यह भाग्य है कि आज महोदय आप हम सभी के बीच आए। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिवादन कीजिए, अभिनंदन कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री सत्येंद्र नाथ जी का। आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद अपने वचनों के माध्यम से प्रदान करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, सुस्वागत, सुस्वागत। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी की पावन धरा पर काशी में आने पर तो ये, क्योंकि मैं एक कुलांत पीठ का पीठाधीश्वर हूँ, तो मेरा कार्य या उत्तरदायित्व ये है कि मैं सबसे पहले आपको हिमालय की जो संस्कृति है, हम हिमाचल के रहने वाले हैं, इसमें क्या हीरे और मोती छिपे हैं उससे परिचित करवाऊं। और मेरा ये भी उत्तरदायित्व है कि हिमाचल में छिपा हुआ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको क्यों पता होना चाहिए ये भी बड़ा आवश्यक है। तो मैं टुकड़ों में अपनी बातें शुरू करूंगा। मेरा आग्रह रहेगा ये कि जरूर मेरी बातों की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल जो मैं कहूंगा उससे आपका सामना अपने जीवन में अवश्य होने वाला है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे ये चंद शब्द ये आपका मार्गदर्शन, दिशा निर्देश कर सकें। देखिए, मैं स्वयं बाल्यावस्था में इसी क्षेत्र में पला बढ़ा, इसी क्षेत्र में मेरी सारी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई और यहीं से मैंने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, साधना करना शुरू किया और आज विश्व के कई देशों तक
हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, साधनाएं कर रहे हैं, देव मंडल की उपासना कर रहे हैं, देवी देवताओं के रहस्य को जान रहे हैं, योग और समाधि के उत्कृष्ट भाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारा जो स्वराज क्षेत्र है, कुल्लू मंडी है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट लिपियां प्राचीन समय से प्रचलित रही हैं, प्रचलन में रही हैं। जैसे कि आप अधिकांश लोग टांकरी लिपि को अच्छे से जानते हैं, और टांकरी लिपि केवल एक लिपि है, वो कोई भाषा नहीं है। भाषा हमारी अपनी है, जैसे कि सराजी बोली है, वहाँ भी क्षेत्र के अनुसार बोली बदलती है। इसके अतिरिक्त यदि आप बालिचों के क्षेत्र जाते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ एक शिला है, एक बड़ा सा शिलालेख है पत्थर पे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि और कुछ क्षेत्रों में खरोष्टी का भी संकलन प्राप्त किया गया है। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, टांकरी जैसी लिपियां रही हैं जो शारदा के साथ संबंधित रही। जिस परंपरा का मैं निर्वहन करता हूँ वो शैव शास्त्र परंपरा है। सिद्धम नाम की लिपि आज भी हम लोग लिखते हैं, उसे जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो हम में से या आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो इतनी सारी लिपियों के बारे में जानते होंगे, या हमारे समाज में या इनर समाज में या बाह्य समाज में भी इन लिपियों का प्रचलन था, इसके बारे में जानते होंगे। तो आपको सर्वप्रथम इन लिपियों के विषय में जानना चाहिए, इन्हें सीखना चाहिए, और कैसे इन लिपियों को आप आगे ले जा सकते हैं इसके विषय में बातचीत करनी चाहिए। हमारी जो भाषा है सराज में, आउटर सराज, इनर सराज, कुल्लू वैली, मंडी का ये क्षेत्र, मैंने हाल ही के वर्षों में ये पाया कि यहाँ की भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा है। देव समाज की जितनी भी हमारी गतिविधियां होती हैं उसमें सभी लोग अब अपना जो देशज शब्द है या अपनी भाषा के शब्द हैं उनका प्रयोग करना उन्होंने छोड़ दिया है और उर्दू भाषा का बहुत अधिक प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कि हम अपने देवता को कहते हैं हमारे दैवा, तो वो दैवा हट करके वो हो गया हमारे मालका। तो आपको ये ध्यान देना होगा, देव समाज के लोगों को ध्यान देना होगा कि इट्स नॉट माई मालका, वो केवल मालिक नहीं है। मालिक तो कोई भी हो सकता है, कल को मुझे कोई गुलाम बना दे तो वो मेरा मालिक हो जाएगा। तो वो ब्रह्मांडीय सत्ता वो मालिक नहीं है, वो दैव, हम उनको बोलते हैं दैव मतलब देवता या भाग्य निर्माता या हमें संचालित करने वाले। तो अपनी लिपियों में, अपनी भाषाओं में जो मिश्रण हो रहा है उसके प्रति सचेत और सावधान रहें। दूसरी बात, हिमाचल ही हिमालय का मुख्य केंद्र है, ये मुकुट है। आपने सुना होगा कभी कि हमारे यहाँ 64 योगिनियां होती हैं। आपको अपने हिमाचली कर्मकांड के विषय में जानकारी नहीं होगी। बचपन में जब मैं अपने गौर पुजारों को पूजा करता देखता था तो वो 16 सुरगणी की उपासना करते थे। मैंने पूछा व्हाट इज 16 सुरगणी, तो लंबे समय तक पता कि पिताश्री ने मेरा प्रयास किया था, मुझे हंस कर कहते थे कि लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और ये एक महाराज है कि टांगे ऊपर करके मुंडी नीचे करके खड़ा रहता है। तो एक समय था जब योग का परिहास किया जाता था। और मुझे अच्छे से याद है कि आज भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने योग का सर्टिफिकेशन शुरू किया, अब कमेटी बन गई है, स्कूलों में योग आ गया है। लेकिन जिस समय मैं ऋषिकेश में और विदेशों में, स्वीडन में था, डेनमार्क में था, जर्मनी में था, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में, भारत में कोई भी योगा सर्टिफिकेशन की बॉडी नहीं थी। विदेशी लोग हमें योग का सर्टिफिकेट दिया करते थे। और कितने दुख की बात। और जिस हिमाचल में मैं पैदा हुआ, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ पर योग का प्राचीन काल में बड़ा व्यापक प्रचलन रहा है। ये स्थान पूरा का पूरा शैव परंपरा का रहा और शाक्त परंपरा का रहा। बाद में यहाँ वैष्णव परंपराओं ने आकर के पदार्पण किया और अपनी शाखाओं को फैलाया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी गोपनीय हैं जो आपके घर के सामने हैं, आप जानते नहीं। जैसे कि मैं इस मंडी में हूँ, यहाँ पर कुआं देवी का मंदिर है। कितने लोगों ने दर्शन किया वहां था? तो देखिए कुआं देवी वही स्त्री है, वही स्त्री शक्ति है जिन्होंने पद्म संभव से विवाह किया और तिब्बत में जाके वज्रयान धर्म की नींव रखकर उसको आगे बढ़ाया। तो वो जो कुआं देवी जिनको ये कहते हैं, अगर आप वहाँ रिसर्च करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, तो मांडव का सारा, जिसको मंडरवा कहते हैं बुद्धिस्ट लोग, आपको ये पता चलेगा कि वो कितनी रेबेलियन, विरोधी स्त्री थी और उन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी क्रांति
इस क्षेत्र में की थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज इसका विवरण नहीं है। हम केवल मंदिर जानते हैं, लेकिन वहां होने वाले गहरे इतिहास से हम वंचित हैं। तो आप अपने आसपास देखना ही भूल गए। आपके देवी देवताओं से संबंधित जो कथाएं कहानियां हैं, आप केवल उनको कहानी सोचकर भुला देते हैं, क्योंकि लोग आपको ये समझाते हैं कि आप लोग पिछड़े हो, मूर्ख हो, आप कुछ जानते नहीं, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पहले भी वैज्ञानिक थे, आज भी हमसे आगे कोई है नहीं। आप महर्षि पराशर लेक को जानते होंगे। आप में से कितनों के लिए उसके अंदर का टापू देखा है? लगभग सभी ने देखा होगा ना। हाँ, तो आपने कभी सोचा कि उसी झील के अंदर टापू क्यों है? टापू तो किसी और झील में भी होना चाहिए या बनाया जा सकता है, लेकिन उसी झील के अंदर टापू क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज्योतिष के सबसे प्रकांड उद्भट विद्वानों में या प्रमुख आचार्यों में से एक है महर्षि पराशर। तो पराशरी ये कहा जाता है, पराशरी संहिता। तो उसके अंदर जो टापू है, अब तो वो बिगड़ गया, लेकिन उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि वो चंद्रमा की गति के अनुसार एक समय में गति किया करता था। इसलिए महर्षि पराशर का वो टापू एक टापू नहीं, एक अद्भुत क्लॉक है। लेकिन हमने उसके महत्व को कभी नहीं समझा, न ही समझने की चेष्टा की है। हमारे आसपास सब कुछ है। हम शिकारी माता की बात करते हैं, भगवती का सुंदर सा चित्र वहां लगा हुआ, खुला खुला आकाश है वहां। कभी इस पर छत नहीं डाली गई, न ही डाली जाएगी। कभी किसी ने सोचा नहीं कि शिकारी नाम की जो योगिनी है, ये है कौन, और उनको क्यों इस प्रकार से ढका नहीं जाता। तो शिकारी योगिनी मुख्य योगिनियों का मंडल जो होता है, 64 योगिनी मंडल का, उसका केंद्र है। और जहां 64 योगिनियां रहती हैं, उनके ऊपर छत्र नहीं लगता, क्योंकि वो ब्रह्मांड की नायिका शक्तियां होती हैं। यूनिवर्स को यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू शुड स्टडी अबाउट 64 योगिनीज। और यहाँ हिमालय है, तीर्थन नाम की नदी निकलती है, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडलों के जल से निकली हुई गंगा है। इसलिए उससे पवित्र और कोई नदी स्थान हो नहीं सकता। विपाशा या व्यासन के साथ में कहती है। तो हम जिन स्थानों में रहते हैं, उनमें इतने संस्कृति को हम यूं ही संजोए रखें, यूं ही आगे बढ़ाए रखें। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ हर वर्ष यह सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जाता है। मुख्य अतिथि महोदय, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की एक लघु रूपरेखा में आपके समक्ष उपस्थित करना चाहूँगा। इस नाट्य में मुख्य रूप से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षमा चाहूँगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से सराजी नाट्य, बाखरी नाट्य और कुछ ऐसे त्योहार जो हम को समृद्धि चिन्ह भेंट करके उनका अभिवादन करें, सत्कार करें। सम्मानित करने की इसी कड़ी में मेरा या हिमाचल प्रदेश की बातें। नशा इस कदर फैल गया है कि आज के युवा वर्ग को अपनी चपेट में ले जा रहा है। इसलिए हम सभी को आगे आना होगा, माता पिता को आगे आना होगा। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, खिलौने नहीं। बिना खिलौने के वो बचपन में रोएंगे, किंतु बिना संस्कार के वो उम्र भर रोएंगे। उन्हें अपना स्वदेश बताओ, भगवत गीता का उपदेश बताओ। मैं संपूर्ण स्वराज व प्रदेश स्तर पर चिट्टे जैसे भयानक नशे को समाप्त करने की दिशा में
अहम भूमिका निभाऊंगा। मैं युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उसे सुदृढ़ एवं सुसंस्कृत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। यदि कहीं भी कोई चिट्टे में संलिप्त नशाखोर या चिट्टा तस्कर मेरे ध्यान में आता है तो मैं उससे भी नजदीकी एवं रिश्ते नाते भूलकर कानूनी एवं सामाजिक दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाऊंगा ताकि चिट्टे व बढ़ते नशे के खिलाफ हम सभी सराज एवं प्रदेश स्तर के सभी संगठन व बुद्धिजीवी लोग मिलकर इस महत्वपूर्ण लड़ाई को अंजाम देंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय स्वराज, जय स्वराज, जय जय स्वराज। वो कोई भी नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती ऊंची उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। जी हाँ, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। कार्यक्रम की एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिराज शादिर कल्याण संघ की।
छात्र छात्राओं ने हमारा ही क्लासमेट है ब्रदर। मनोहर सोनी जी पीजीटी इंग्लिश, विजय सागर जी पीजीटी इकोनॉमिक्स, पवन जी पीजीटी हिंदी, सतीश जी पीजीटी हिंदी, घनश्याम सिंह जी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, बीना जी पीजीटी मैथमेटिक्स। मैं पुनः दोहराऊंगा, भारती जी उनका भी इस मंच के माध्यम से आपके कर कमलों से अभिनंदन करना चाहेंगे। कर्तव्य पर दिल्ली पर अपनी प्रस्तुति दे चुके माननीय श्री सुमित जी, रोहित ठाकुर जी, हिमांशु पासरा जी और